एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस। आज है फाइनल रिवीजन पार्ट 3 और इसमें वही सवाल है जो एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, मध्यकालीन भारत, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और पुरस्कार सब एक ही वीडियो में। 100 में से 80 प्लस ला पाए तो समझो तैयारी सॉलिड है। अपना स्कोर आखिर में कमेंट करना और अभी से ध्यान लगाओ। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर। पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। बताइए इसका आंसर जल्दी से, फास्ट बताइए, बहुत लंबा वीडियो बनेगा ये। इसका आंसर है उड़ीसा। क्या होगा? बी नंबर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो वह है उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? बताइए आंसर। खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? जल्दी से आंसर इसका बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा चंदेल वंश के शासक ने कराया था। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? वह मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह था चंदेल शासक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम कर रहे हैं। आप पूरी तरह वीडियो पे बने रहें लास्ट तक, आपका पूरा कंप्लीट तैयारी होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? बताइए मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? जल्दी से मुझे बताइए। ये जो तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, काफी बार इससे प्रश्न पूछा है। आंसर होगा बी नंबर, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तमिलनाडु के किस जगह पर? मदुरई में। और इससे कुछ आगे जाते हैं तो वहां पर तिरुपति बालाजी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। एलोरा के प्रसिद्ध कौन सा मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैलाश मंदिर किसे समर्पित है? तो वह भगवान शिव को समर्पित है। तो बताइए एलोरा का कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए। बिल्कुल राजा कृष्ण, जो राजा कृष्णा वन थे, फर्स्ट थे राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम, उन्होंने ही करवाया था। तो आंसर होगा ए नंबर, कृष्णा प्रथम, यानी कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट के राजा थे, उन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट देखिए अगला प्रश्न, कामाख्या देवी मंदिर। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न वगैरह हम किए जा रहे हैं। कामाख्या देवी मंदिर जो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, किस राज्य में स्थित है? बताइए कामाख्या देवी मंदिर जो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है किस राज्य में स्थित है ना? बताइए जल्दी से। जो कामाख्या देवी मंदिर है वह प्रसिद्ध शक्तिपीठ है किस राज्य में स्थित है? आंसर बताइए इसका जल्दी से। बिल्कुल बी नंबर, आसाम होगा। कौन सा है? आसाम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले विशाल प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? जिससे होकर के मंदिर में घुसा जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर बताइए जल्दी से इसका। जो दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध जो मंदिर होते हैं उसमें विशाल प्रवेश द्वार है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा गोपुरम। क्या होगा? गोपुरम। गर्भगृह किसे कहते हैं? जहां पर मूर्तियां रखी होती हैं, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती है उन्हें गर्भगृह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। शिखर क्या होता है? जो ऊपर का टॉप वाला मंदिर का हिस्सा होता है उसे हम शिखर कहते हैं। और मंडप कौन सा होता है? जहां पर लोग आराम से चारों ओर चबूतरा जैसा बना होता है उसे हम मंडप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वह देखते हैं। आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न किए जा रहे हैं, ध्यान रखिए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? बताइए स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? कहां पर यह है? यह अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर, पंजाब के अमृतसर में। बताइए इसका निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? जल्दी से मुझे बताइए। देखिए अगला ये नाम क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था इसका निर्माण, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है? जल्दी से मुझे बताइए ये आंसर इसका। बिल्कुल सही, इसका सी नंबर, कंबोडिया में। कहां पर स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है। जो कंबोडिया में, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? वह है अंकोर वाट जो कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया कहां है मुझे बताइए? कंबोडिया किस महादेश में है? जल्दी से बताइए। आप अगर देखेंगे ये चारों जो देश है, ये चारों देश कहां पर स्थित है? एशिया महादेश में। और कहां पर ये कंबोडिया है?
तो ये मुख्यतः है पूर्वी एशिया महादेश में, पूर्वी एशिया में। कहां पर है यह? पूर्वी एशिया में। आप इसे मैप पर जरूर देखें कहां पर स्थित है, कंबोडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, कहां स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, कहां पर स्थित है? बताइए इसका आंसर। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? ये हम्पी में स्थित है। कहां पर है? हम्पी। ये हम्पी कहां पर है? ये कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में, यहां पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ये विरूपाक्ष मंदिर को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले प्रश्न हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी से आने वाले हैं, आप लास्ट तक हमारे वीडियो से जुड़े रहें। देखिए अगला प्रश्न है, माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? माउंट आबू है कहां पर, किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। तो माउंट आबू में जो स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, वह किस धर्म से संबंधित है? बताइए मुझे आंसर जल्दी से। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर, बिल्कुल सही। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भूगोल से प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जल्दी से बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वह है वुलर झील। कौन सा है? वुलर लेक है। और यह कहां पर स्थित है? J&K में स्थित है। ध्यान रखिएगा, J&K में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर सबसे बड़े मीठे पानी की झील भारत की कही जा रही है तो वो कौन सा है? वुलर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट। अच्छा, चिल्का लेक कहां पर स्थित है? चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखिएगा। सांभर झील कहां है? सांभर झील राजस्थान में है। और वहीं डल झील, ये भी J&K में है, डल झील है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? जहां तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जो लोकटक झील है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है, वह किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे कहते हैं फुमदी। क्या नाम कहते हैं? फुमदी। ध्यान रखिएगा। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये जो है नॉर्थ ईस्ट, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में एकमात्र ऐसा झील है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका आंसर होगा मणिपुर। बी नंबर, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी खारा पानी मतलब नमकीन झील कौन सी है? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, इसका आंसर होगा सी नंबर, चिल्का झील। कहां पर स्थित है चिल्का झील? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। वहीं लोनार झील, यह कहां पर स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, क्रेटर झील भी इसे कहते हैं, लोनार झील को। पुलिकट झील कहां पर है? बताइए जल्दी से। यह है तमिलनाडु में। कहां पर है यह? तमिलनाडु में। और वहीं वेम्बनाथ झील कहां है? यह है केरल में। ध्यान रखिएगा। आपको काफी सारे प्रश्नों का एक साथ तैयारी हो जाएगा इस वीडियो में, आप लगातार लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है महाराष्ट्र की कौन सी झील एक उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है? महाराष्ट्र की कौन सी झील है जो उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है? बताइए इसका आंसर। अभी हमने चर्चा किया, वो कौन सा है? ए नंबर, लोनार झील, जो महाराष्ट्र का ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसके कारण यह झील बना है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, कौन सी है? वे केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बताइए, केरल में स्थित भारत में स्थित सबसे लंबी झील, बताइए कौन सा होगा इसका? बिल्कुल, इसका आंसर होगा वेम्बनाड झील। कौन सा झील? वेम्बनाड झील। केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील जो है वह सबसे लंबी, ये लंबी झील की बात हो रही है, तो जब सबसे लंबी झील कहा जाए तो वो केरल में है। और वो कौन सा झील है? वेम्बनाड झील है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग किए जा रहे हैं, आप लगातार बने रहें। कम समय में कैसे बेहतर तैयारी करके हम एग्जाम में जाए, और जो पूछेगा बिल्कुल एग्जाम में ये पूछने वाले प्रश्न हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है ना। बार बार ये सब सवाल आते हैं, याद रखिएगा, ये बार बार सवाल आता है, इसीलिए आप लगातार बने रहें। आपको मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहा हूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? बताइए, जोजिला पैसेज किन दो स्थानों को जोड़ता है? जल्दी से बताइए, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? जल्दी से मुझे बताइए, ये कौन से दो स्थान है जिसे जोजिला दर्रा जोड़ता है? बिल्कुल, इसका आंसर होगा ए नंबर, श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। किन दो जगहों को? तो वह है श्रीनगर और लेह को।
दर्रा को काफी याद रखिएगा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, बोमदिल्ला दर्रा, ये सारी दर्रे हम एक वीडियो में आपसे पूरे दर्रे पर ही कर रहे हैं बातें। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है बताइए। सतलुज नदी जो है किस दर्रे से होकर, जब वो सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से होकर के पास करती है बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा शिपकिला दर्रा। कौन सा आंसर होगा? शिपकिला दर्रा। ये शिपकिला दर्रा कहां पर है? शिपकिला दर्रा यह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है यह? हिमाचल प्रदेश में। वहीं नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कहां पर स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। इसके माध्यम से भी जो है लिपुलेख दर्रा के माध्यम से मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर भी जाया जाता है। और रोहतांग दर्रा ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो वह है शिपकिला दर्रा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि आपको सारी वीडियो लगातार मिलते रहे। बेल आइकॉन पर भी आप थंब दबा दें। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है बताइए। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है बताइए जल्दी से आंसर इसका। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? मुझे जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। देखते हैं, अगर आप ये आंसर बता दिए तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा है। बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो वह है केरल और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंतर्गत आती है? जल्दी से बताइए, जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंतर्गत आती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस दर्रे के अंतर्गत आती है? वह है बनिहाल दर्रा। किसके अंतर्गत? बनिहाल। और ये कहां पर है? J&K में, जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, K2 जिसे बोलते हैं। और ये कहां पर स्थित है? ये भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है काराकोरम, वहां पर स्थित है गॉडविन ऑस्टिन। वहीं कंचनजंगा देखे तो कहां पर है? यह सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास है, ये ध्यान रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। और माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में, जिसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न काफी कराए जा रहे हैं आज आप लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी बना करके दिया, जो आप देखेंगे इस एग्जाम से, जो काफी फास्ट बनाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उस पर किया गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इसका आंसर होगा अनायमुडी। कौन सा होगा? अनायमुडी। और ये कहां पर स्थित है? तो ये मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की जो है वह है डोडा बेटा। और ये कहां पर स्थित है डोडा बेटा? नीलगिरी पहाड़ में। कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ में ये स्थित है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और वहीं महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में स्थित है। और महाबलेश्वर यह कहां पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये काफी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? बिल्कुल सही, गुरु शिखर। आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। इसका कितना हाइट है? 1722 मीटर, जो माउंट आबू के पास स्थित है गुरु शिखर। यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, और डोडा बेटा अभी हमने पढ़ा नीलगिरी पहाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम किए जा रहे हैं, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? वह है उत्तराखंड में। दोस्तों आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना है तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर एक टॉपिक को कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, यानी पूरी समझ के साथ, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, और हम उन्हें एनालिसिस करके पढ़ते हैं ताकि आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताइए मुझे। अंडमान और निकोबार, ये सारे चोटी जो है ये अंडमान निकोबार में, उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। कौन सा है, सैडल पीक। इसका हाइट है 711 मीटर, ध्यान रखिएगा, सैडल पीक। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बताइए इसका आंसर। देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो कौन सा है, सियाचिन है। यह कहां पर स्थित है, सियाचिन लद्दाख में। अभी कहां पर स्थित है हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर वह कहां पर स्थित है, तो वह है लद्दाख में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि कहां पर स्थित है वह है लद्दाख में, है ना। तो नेक्स्ट ये देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर ये कहां पर स्थित है, बताइए जल्दी से। गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये उत्तराखंड में, कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। वहीं मिलाम ग्लेशियर यह कहां है और जेमू ग्लेशियर कहां है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका बताइए आंसर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। किसमें होगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी का मुख्य स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में है। अभी हमने चर्चा किया, गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा नदी निकलती है भागीरथी के नाम से। किसके नाम से, भागीरथी के नाम से। ये उत्तरकाशी जिला जो है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, वहां से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां पर स्थित है, वहीं से गंगा नदी निकलती है भागीरथी के नाम से। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तराखंड। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम किए जा रहे हैं, तिस्ता नदी का उद्गम किस ग्लेशियर में है, उससे होता है, बताइए। तिस्ता नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, तिस्ता नदी का उद्गम जो है वह जेमू ग्लेशियर से होता है। जेमू ग्लेशियर कहां है, तो जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में स्थित है। यह भारत से निकलती है और बांग्लादेश में तिस्ता नदी प्रवेश करती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित नदी के रूप में भी यह जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पिंडारी नदी कहाँ है, पिंडारी नदी है यह उत्तराखंड में है। सतोपथ यह भी उत्तराखंड में है, जहां से मंदाकिनी नदी निकलती है। और मिलाम भी जो है यह कहां पर है, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। नुब्रा घाटी किस प्रसिद्ध ग्लेशियर से निकलने वाली नदी द्वारा बनी है। नुब्रा घाटी किस प्रसिद्ध ग्लेशियर से निकलने वाली नदी द्वारा बनी है, बताइए। नुब्रा घाटी, जल्दी से बताइए, ये किस प्रसिद्ध ग्लेशियर से निकलने वाली नदी द्वारा नुब्रा घाटी बनी है। बिल्कुल, ये नुब्रा घाटी कहाँ है, यह है सियाचिन ग्लेशियर में। यहां से जो निकलती है नदी उसी से बनी है नुब्रा घाटी। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर और सियाचिन ये सब जो है लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है, लद्दाख में। और ये सारे जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन सा हिमालय का हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का। हिमालय के 4 भाग पड़ते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो चारों जो ग्लेशियर है, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर, ये सारे लद्दाख में स्थित है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने चहलगानी का मतलब 40 तुर्क सरदारों का दल गठन किया था। बताइए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने चहलगानी यानी तुर्क सरदारों का दल गठन किया था, बताइए आंसर इसका। बिल्कुल, इसका आंसर होगा बी नंबर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का दल का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा यानी अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है, अजमेर में। इसका निर्माण किस गुलाम वंश के शासक ने करवाया था, जल्दी। विच स्लेव डायनेस्टी रूरल बिल्ट द 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, बताइए किसने किया था, जल्दी से बताइए इसका। कौन से गुलाम वंश के शासक ने करवाया था, गुलाम वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने कराया था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, सी नंबर होगा आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सेना को नकद वेतन देने की प्रणाली और घोड़ों को दागने की प्रथा, ये दोनों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेना को नकद वेतन देना, पहले नकद वेतन नहीं दी जाती थी, उसका सेना को नकद वेतन देने की बात की गई। और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, बताइए आंसर। किसने की थी सेना को नकद वेतन और घोड़ों को दागने की प्रथा, ये थे अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इन्होंने माप तोल का भी सही तरीके से हो, उसके लिए भी इन्होंने अलग नीति बनाया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं,
इंपॉर्टेंट प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था जिसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? किलोखड़ी को बनाया था। राजधानी उनका दिल्ली न होकर किलोखड़ी था। कौन था वो खिलजी वंश का संस्थापक? अभी हमने चर्चा किया खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आंसर हो जाएगा बी नंबर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जो सबसे शक्तिशाली संस्थापक शासक था खिलजी वंश का वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी, देखिए नाम के गज ए सिकंदरी नामक मानक का प्रचलन किस शासक ने किया था? जो भूमि नापी जाती थी उसके लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किस शासक ने किया था? बताइए, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और दौलत खान लोदी। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सिकंदर लोदी ने किया था। इब्राहिम लोदी जो थे ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम के बीच में, ध्यान रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों कौन सा लोदी सुल्तान मारा गया था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें बाबर के हाथों कौन सा लोदी सुल्तान मारा गया था? बिल्कुल इसका आंसर होगा बी नंबर, अभी हमने चर्चा किया, इब्राहिम लोदी। जो 1500 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और कब हुआ था? 15 किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। ध्यान रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था द्वितीय, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? 15 वर्ष भारत छोड़ दिया था हुमायूं ने किस युद्ध में हारने के बाद? बताइए इसका आंसर। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ने छोड़ दिया था? बिल्कुल इसका आंसर होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बी नंबर, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। किसके साथ हुमायूं का युद्ध हुआ था? वह थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। शेरशाह सूरी के साथ चौसा का युद्ध और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। पहले चौसा युद्ध हुआ और बाद में कन्नौज का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना, वेट ए मिनट, दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? बताइए, दीन पनाह नगर, दिल्ली में दीन पनाह नगर था, इसकी स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? बताइए। बिल्कुल सही, इसका स्थापना किया था हुमायूं ने। कौन किया था? हुमायूं। देखिए, मुगल शासक का संस्थापक कौन था? संस्थापक थे बाबर। बाबर के पुत्र कौन हुए? हुमायूं। और हुमायूं के पुत्र कौन थे? हुमायूं के पुत्र अकबर। और अकबर के पुत्र कौन थे? ध्यान रखिएगा, जहांगीर। और जहांगीर के पुत्र कौन थे? शाहजहां, शाहजहां। और शाहजहां के पुत्र कौन थे? औरंगजेब, जिन्होंने शासन किया था मुगल शासक के रूप में। ये काफी इंपॉर्टेंट ये सारे शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट, अकबर ने किस विजय की स्मृति में फतेहपुर, किस विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में, कहां पर? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। देखिए, बुलंद दरवाजा कहां बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। काफी बार ये क्वेश्चन पूछता है, किस विजय के स्मृति में फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने? बताइए इसका आंसर जल्दी से। किस विजय के स्मृति में? बिल्कुल, गुजरात में विजय किया था। गुजरात विजय के उपरांत उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा चलाए गए धार्मिक मार्ग, अकबर ने जो धार्मिक मार्ग चलाया था उसका नाम क्या है? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बताइए, दीन ए इलाही जो था, धर्म उन्होंने स्वीकार किया था, दीन ए इलाही, उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? उसका आंसर होगा सी नंबर, बीरबल। कौन थे? बीरबल। उन्होंने अकबर द्वारा जो चलाए गए दीन ए इलाही था उसका स्वीकार करने वाला एकमात्र जो था, कौन सा था? हिंदू था। राजा टोडरमल, ये किससे संबंधित है? भूमि नाप से संबंधित है। इनका भूमि नाप काफी ज्यादा। राजा मानसिंह और तानसेन उन्हीं के दरबार के महत्वपूर्ण राज दरबारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? काफी बार ये प्रश्न पूछता है, चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल सम्राट के शासनकाल को कहा जाता है? बताइए आंसर।
बिल्कुल सही, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर के बारे में कहा जाता है वो किसी के चित्र को देख करके बता देता था कि ये किसका चित्र है, और इन्होंने चित्रकला को काफी संरक्षण दिया था। तो जहांगीर के समय में चित्रकला काफी ज्यादा आगे बढ़ा था, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत, उनका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेज दूत जो पहला आया था जहांगीर के दरबार में वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। किस ब्रिटिश राजा का पत्र लेकर के आया था? बताइए, कौन से ब्रिटिश राजा थे जिनका पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस आया था? बताइए कौन? वह थे ब्रिटिश राजा, वो थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। अब मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए, कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आया था जहांगीर के दरबार में? कौन से अंग्रेज थे जो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस के बाद आए थे? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शाहजहां द्वारा निर्मित किस इमारत को स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है? बताइए, शाहजहां द्वारा निर्मित किस इमारत को स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है ना? शाहजहां के समय काफी सारे बिल्डिंग बने थे मुगल काल में। बताइए कौन से, किसे कहा जाता है स्थापत्य कला का मोती? लाल किला, जमा मस्जिद, ताजमहल, मोती मस्जिद, आगरा। बताइए किसे कहा गया है? ताजमहल को। ताजमहल कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ताजमहल आगरा में स्थित है। जमा मस्जिद आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। मुख्य कहां पर है सबसे बड़ा? वह है दिल्ली में स्थित है। लाल किला यह भी कहां पर स्थित है? लाल किला के पास ही दिल्ली में। वही मोती मस्जिद कहां का? आगरा का फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बताइए, तख्त ए ताउस का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर। मयूर सिंहासन बिल्कुल शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया था। अब ये मयूर सिंहासन सबसे पहले किसने लूट करके ले गया था? मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, मयूर सिंहासन किसने लूट करके दिल्ली से चला गया था? कौन थे वो? मैं आपको देता हूं ऑप्शन, अहमद शाह अब्दाली। बताइए अहमद शाह, क्या अहमद शाह अब्दाली थे? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। औरंगजेब के किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। अच्छा मुझे ये बताइए, सिख के संस्थापक कौन थे? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सिख के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? और सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु जो हुए वो कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। ठीक ना, कहां पर जन्म हुआ था? बिहार के पटना साहिब में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? बताइए, औरंगजेब को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब को किस अन्य नाम से भी जाना जाता? खुर्रम, रंगीला, जिंदा पीर और आलमगीर द्वितीय। आंसर बताइए जल्दी से। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कर रहे हैं, आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहें। दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से किसका फारसी अनुवाद किया था? सिर ए अकबर के नाम से किसका फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह ने? बताइए। बिल्कुल उपनिषद का। इन्होंने काफी सारे सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथ का उन्होंने अनुवाद किया था, जिनमें सिर ए अकबर किसका नाम दिया गया था? उपनिषद का। और किसने किया? दारा शिकोह ने। किसके ये पुत्र थे? शाहजहां के प्रथम पुत्र थे, यानी औरंगजेब का बड़ा भाई था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन सा था? है ना, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध हुआ था वह किसके बीच? कौन सा युद्ध था वह? बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा देवराई का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवराई का युद्ध। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? देवराई का युद्ध हुआ था, जिसके बाद औरंगजेब शासक बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है। अभी तक आपने कितना प्रश्न सही किया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बताइए आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, यहाँ ध्यान रखिएगा, दर्पण जीएस को जाकर के आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।
बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आंसर बताइए। बिल्कुल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट, वो इसकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोसीड्यूर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल, इसका आंसर होगा यूएसए, अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया हुआ? अमेरिका से लिया गया है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत के राष्ट्रपति, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, भारत का राष्ट्रपति चुने जाए उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा 35 साल। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? वह है 35 वर्ष। 25 वर्ष किसके लिए? संसद बनने के लिए। संसद बनने के लिए और विधायक बनने के लिए 25 वर्ष रखा गया है। कितने वर्ष मिनिमम होने चाहिए? 25 वर्ष संसद बनने के लिए और विधायक बनने के लिए। वहीं अगर हम लोकल चुनाव में करें तो उसके लिए कितने वर्ष रखी गई है? लोकल चुनाव के लिए 21 वर्ष का उम्र रखा गया न्यूनतम, पंचायती राज और नगर निगम वगैरह में चुनाव के लिए। अगला देखते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के, जिनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं था, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वो कौन थे? बताइए। बिल्कुल, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अब बताइए मुझे, ये किनके कार्यकाल में चुने गए थे निर्विरोध? नीलम संजीव रेड्डी, मुझे ये बताइए कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? बताइए। इसका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर हो जाएगा 12 नंबर। किस किस क्षेत्र से, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा में किस किस क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये प्रश्न नहीं किए तो इसका मतलब आपका बहुत बिल्कुल तैयारी लो स्टैंडर्ड का, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वह करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पद, जिसे नीति आयोग पहले योजना आयोग कहा जाता था, 2015 से इसे नीति आयोग कहा जाने लगा। उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एकदम वो कौन होंगे? जो प्रधानमंत्री होंगे वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल, मोरारजी देसाई। कब बने थे? 1977 में, है ना, जनता पार्टी सरकार से, तो मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताइए जल्दी से। वास्तविक कार्यपालिका, यहां पर क्या बोला जा रहा है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, है ना, किसके पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति? वह होता है किसका? वह होता है प्रधानमंत्री का। ये वास्तविक पूछ रहा है। अगर नाम का देखें तो नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है? वह होता है राष्ट्रपति के पास। लेकिन यहां पूछा जा रहा है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि यही मुख्य रूप से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताइए इसका आंसर। भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी। आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। 40 वर्ष की उम्र में यह बने थे प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले वो राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से, पूरे मंत्री जो गण होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के, है ना, ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा में बिल खत्म तो इसका मतलब उसका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व खत्म और उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितना है? 545, है ना। इनके कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद? तो कितने परसेंट?
15%। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 15% से अधिक नहीं हो सकता। 91वां संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन उसी के तहत दिया गया कि 15% से अधिक लोकसभा की कुल सदस्य संख्या नहीं हो सकती। दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मैं करा रहा हूं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? वह थे बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। सरदार पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। जॉन मथाई संसद के प्रथम अध्यक्ष थे। संसद के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन मथाई, है ना? नो 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 नो, जॉन मथाई क्या थे? जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। कौन से थे? वित्त मंत्री, सॉरी वित्त मंत्री थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता, एक मिनट, मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वह प्राइम मिनिस्टर। काफी आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है ना, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। इसका आंसर अगर आप कर दिए तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा है। बताइए, भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल 1962 में। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बताइए। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? यहां पूछा जा रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा 2। अगर पूछा जाए भारतीय संसद किससे बन होकर के कंप्लीट होता है, तो इनमें एक तीसरा जुड़ जाते हैं, राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनता है। लेकिन पूछ रहा है कितने सदन, तो तब केवल लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन भारतीय संसद कितने से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जो बिल पास होगा लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों सदन में, उस पर जब तक पूरी तरह अनुमति नहीं मिल जाएगी, सहमति राष्ट्रपति का, तब तक वह कानून नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्रपति को भी भारतीय संसद का पूरा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? बताइए। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? बिल्कुल इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन है। इसके 1/3 सदस्य, इसके एक तिहाई सदस्य जो है, ये क्या होता है, हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाता है। और एक सदस्य अगर वो कोई शपथ लेता है तो 6 वर्ष तक लेता है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होता। तो राज्यसभा कभी भंग, लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए जल्दी से। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल इसका आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 2 सत्र यानी संसद की जो 2 बैठक होगी उसके बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? अधिकतम, जब अधिकतम पूछा जा रहा है तो वो 6 महीने। आंसर क्या होगा? 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? बताइए। मनी बिल जो है वो सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, ज्वाइंट से संयुक्त सत्र या एनी हाउस, किसी भी सदन में? बताइए। धन विधेयक जो है यह सबसे पहले किस में लाया जाएगा? लोकसभा में। अन्य विधेयक जो है वो राज्यसभा में या लोकसभा किसी में लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सबसे पहले कहां लाया जाएगा? वो लोकसभा में, और वो भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लिया जाएगा। और धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित कौन सा विधेयक धन विधेयक है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला, है ना? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न खेल कूद से है। देखते हैं अगला प्रश्न जो है वह खेल कूद से है। ये अगर आप अभी तक बहुत अच्छे स्कोर किए तो इसका मतलब तैयारी आपका बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं दोस्तों दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देखिए क्वेश्चन क्या है, 2026 आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने, जिस देश ने जीता। 2026 का पूछा जा रहा है आईसीसी महिला 2020, ध्यान रखिएगा 2020 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, बताइए आंसर इसका क्या होगा। बिल्कुल महिला 20 कौन जीता है, भारत ने जीता है। भारतीय महिला टीम ने अपना पहला 2020 विश्व कप खिताब हरमनप्रीत कौर के अगुवाई में जीती है ना। और ये जो जीता ये इतिहास रच दिया एक बहुत बड़ा। इसमें ध्यान रखिएगा इसका जो मेजबान देश था कौन था, मेजबान देश जहां पर ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। उप विजेता इसके इंग्लैंड ही थे। हम देखें अगर इसमें कुल कितनी टीमें भाग ली थी, ध्यान रखिएगा 12 टीमें। काफी बार ये सब क्रिकेट से संबंधित पूछा जाता है ना। इसमें जो है किनको ये मैन ऑफ द मैच मिला था फाइनल में, तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था जेमिमा रोड्रिग्स को। ध्यान रखिएगा जेमिमा रोड्रिग्स इन्हें फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किन्हें मिला, तो उसे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला था, स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है, 33वां पेरिस ओलंपिक। देखिए बहुत ही ये खेल से संबंधित है। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया, बताइए इसका आंसर। कुल कितने पदक जीते और कौन सा पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक, पूछ सकता है एग्जाम में, बताइए कौन सा होगा। 6 पदक, कितना पदक जीता था, 6 पदक। और कौन सा स्थान हासिल किया था, 71वां स्थान हासिल किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। दो पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो हुई थी उसमें पहला पदक किसने जीता था भारत के लिए, वो कौन थे, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर। कौन थे, मनु भाकर, ध्यान रखिएगा। पहला पदक जीतने वाले कौन थे, मनु भाकर, है ना, ध्यान रखिए मनु भाकर, पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर। किस खेल से रिलेटेड है ये, एयर पिस्टल से। कौन से, एयर पिस्टल, ये ध्यान रखिएगा एयर पिस्टल से। और 10 मीटर का जो रेंज था उसमें इन्होंने पहला पदक जो है वो भारत के लिए जीती थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया था। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हुआ था, उसका आयोजन कहां पर हुआ था, बताइए आंसर। बिल्कुल लेह लद्दाख, जहां लद्दाख में लेह और गुलमर्ग में हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लद्दाख के लेह में हुआ था 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता, बताइए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता था, बताइए जल्दी से। इसका कौन जीता था, भारत ने जीता था। कौन जीता, भारत। इसका फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था 2025, कितना नंबर का 38वां, किस राज्य में किया गया था, आंसर बताइए। उत्तराखंड, कहां पर है किया गया था, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा था। 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसका पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा था, वो कौन सा था, महाराष्ट्र। कितने पदक के साथ, 58 स्वर्ण पदक के साथ, 58 स्वर्ण पदक के साथ जो है पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। भारत के ध्वजवाहक कौन थे जो लेके गए थे ध्वज को आगे, नेतृत्व किया था पेरिस ओलंपिक 2024 में, कौन थे वो, बताइए। पीवी सिंधु और शरत कमल, पीवी सिंधु और शरत कमल, इन्होंने ध्वजवाहक का काम किया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था, बताइए कौन सा पदक जीता था। कौन सा पदक, सिल्वर मेडल। कौन सा जीता था, सिल्वर मेडल। कितने मीटर तक इन्होंने फेंका था, 89.45 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं, आगे भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, बताइए आंसर। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा, बताइए इसका आंसर। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा, वो रहा 18वां स्थान।
कुल कितने पदक जीते थे बिहार ने वो 36 पदक जीता था। अभी तक आप काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर चुके हैं। आप देखिए आपका स्कोर कितना हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हमने बताया था 2026 आईसीसी महिला 2020 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं बताया हूं इसका आंसर, है ना, अभी मैं जस्ट बताया हूं इसका आंसर। आप मुझे इसके बाद इसका डिटेल से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब आपके लिए जो है आया है संगीत और कला के क्षेत्र से मैंने प्रश्न लेकर के आया है। आप लगातार बने रहें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं? कौन से वाद्य यंत्र से ये जुड़े हुए हैं पंडित शिव कुमार शर्मा? बिल्कुल इसका आंसर होगा बी नंबर, संतूर। आप जानते हैं ये सारे प्रश्न ये पूछता है, काफी बार एग्जाम में पूछता है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र बजाया करते थे? बताइए जल्दी से। काफी इनका चलता है शादी विवाह के समारोह में भी बजाया जाता है, शहनाई। कौन सा? शहनाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बांसुरी से। किससे जुड़े हुए हैं? बांसुरी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद सुल्तान खान और पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के महान कलाकार हैं? बताइए उस्ताद सुल्तान खान और पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के हैं? जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल सारंगी से। किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र के लिए? आप इन्हें देखते होंगे, जाकिर हुसैन को काफी बार आप देखे होंगे टीवी वगैरह में। कौन? तबला बजाने के लिए। किसके लिए? तबला से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को पश्चिमी देशों में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बताइए पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार। पंडित रविशंकर किन से जुड़े हुए हैं? सितार से। आंसर क्या हो जाएगा? सितार। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम किए जा रहे हैं, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? बताइए उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बिल्कुल सरोद। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वह सरोद बजाया करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगीत का जादूगर कहे जाने वाले उस्ताद विलायत खान का संबंध किससे था? बताइए संगीत का जादूगर कहे जाने वाले जो कौन कहे जाते थे? उस्ताद विलायत खान। इसका संबंध किससे था? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सितार से। किससे है? सितार से। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सोपोरी जो है काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। बिल्कुल इसका संतूर से संबंधित है। किससे संबंधित है वह? संतूर से। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न, शकूर खान का नाम किस वाद्य यंत्र के साथ गहराई से जुड़ा है? बताइए शकूर खान का नाम किस वाद्य यंत्र से? कौन सा वाद्य यंत्र वह बजाते हैं? सारंगी। आपका ये आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आपका कितना स्कोर हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं।